आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जब अयोध्या में हो सकता है, बद्रीनाथ में हो सकता है, तो फिर केदारनाथ में क्यों नहीं? ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस सोच रही है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारने के बाद बद्रीनाथ में मिली हार, बीजेपी इसकी वजह से बैकफुट पर है, तो कांग्रेस अब एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। बद्रीनाथ का चुनाव उत्तराखंड कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुआ। दोनों उपचुनाव, दोनों सीट मंगलौर और बद्रीनाथ जीतने के बाद अब कांग्रेस केदारनाथ में बाबा केदार का आशीर्वाद चाहती है और इसकी तैयारी पार्टी ने शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए बहुत सारे हडल्स हैं। कैसे भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में इन हडल्स से पार पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प है। अभी अभी कुछ दिनों पहले शैला रानी रावत, जो कि केदारनाथ से विधायक थीं, उनका निधन हुआ है। ये वक्त राजनीति का और राजनीतिक चर्चा का तो नहीं है, इसलिए परिवार के प्रति पूरी संवेदना के साथ आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, समय का चक्र है जो चलता रहता है। अब लड़ाई केदारनाथ उपचुनाव की है। बीजेपी के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं इस सीट पर। कैसे उन दिक्कतों को दूर करते हुए भाजपा क्या जीत हासिल कर पाएगी उपचुनाव में, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है, उस पर भी नजर डालेंगे। साथ ही इस बात पर भी नजर डालेंगे कि केदारनाथ विधानसभा सीट का गणित क्या कहता है। गणित यानी कि वोटर के नजरिए से 2002-2007 पहले शुरुआती दो विधानसभा चुनाव केदारनाथ में बीजेपी के पक्ष में गया। 2002 में आशा नौटियाल चुनाव जीती, 2007 में भी वो केदारनाथ से चुनाव जीती, लेकिन 2012 में शैला रानी रावत पहली दफा कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2016 में, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन 9 विधायकों में एक शैला रानी रावत भी शामिल थी, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। और उसके बाद 2017 का जो चुनाव हुआ, वो उन्होंने केदारनाथ से चुनाव लड़ा बीजेपी के सिंबल से, लेकिन वो चुनाव हार गई। यहाँ पर कांग्रेस के मनोज रावत को एक बड़ी जीत मिली। इसके बाद 2022 का चुनाव मनोज रावत हार गए। शैला रानी रावत दोबारा बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और वो चुनाव जीत गई। अब उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि शैला रानी रावत अब हमारे बीच नहीं रही। संवैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के भीतर जो निर्वाचन आयोग है वो उपचुनाव को कराएगा। संभवतः नवंबर या दिसंबर में केदारनाथ का उपचुनाव होगा और उसके साथ देश की कुछ और जो विधानसभाएं खाली होंगी, वो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से उस चुनाव को करवाएगा। अब नजरें सबकी केदारनाथ पर है। बद्रीनाथ से जो सेटबैक बीजेपी को मिला है, केदारनाथ में भी मामला बहुत टाइट है। दिक्कतें कई है। पहली दिक्कत है कि केदारनाथ वो विधानसभा सीट, वो जगह जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ाव रखती है। राजनीति की शुरुआत करने से पहले अज्ञातवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में रहे। वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और समय समय पर वो केदारनाथ में दौरा भी करते आ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर से ठीक ऊपर मौजूद एक गुफा में उनका ध्यान भी हुआ था एक बार, और कपाट खुलने, कपाट बंद होने के समय प्रधानमंत्री लगातार वहां आते रहे। केदारनाथ त्रासदी के बाद से उसके पुनर्निर्माण को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजगता दिखाई, पीएमओ की डायरेक्ट नजर रहती है। तमाम केंद्रीय स्तर के जो सचिव, उनकी अलग से ड्यूटी भी केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर लगाई गई, और एक भव्य केदारपुरी को बनाने का दावा जो सरकार करती आ रही है, उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का भी एक पूरा विजन है जिस पर काम हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में केदारनाथ की सीट रही है। इसलिए अब चुनौती उत्तराखंड भाजपा के लिए है कि कैसे इस सीट का उपचुनाव बीजेपी जीते। बद्रीनाथ में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बद्रीनाथ से ही आते हैं।
मुख्यमंत्री और बद्रीनाथ के से होने के नाते प्रदेश अध्यक्ष दोनों को कहीं ना कहीं बद्रीनाथ की हार साझा करनी पड़ी। लेकिन केदारनाथ में अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो बहुत सारी जो सवाल हैं वो मुख्यमंत्री पर खड़े होंगे व्यक्तिगत तौर पर। इसलिए मुख्यमंत्री धामी के लिए भी केदारनाथ का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए तो है ही। अब मुद्दे ऐसे हैं जिनसे पार पाना होगा। कुछ ऐसी बातें केदारनाथ को लेकर लगातार हो रही हैं, ऐसे मुद्दे विपक्ष के हाथ में हैं जिससे केदारनाथ की राह और मुश्किल होती दिखाई दे रही है सत्ताधारी दल भाजपा के लिए। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में एक बयान दिया जिससे फिर राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई कि केदारनाथ में सोने चोरी की बात उन्होंने कर डाली, जिसकी चर्चाएं पहले भी होती रही हैं। अब लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जब इस बात को कह रहे हैं मीडिया के सामने तो इस बात का मतलब बनता है। इसके अलावा केदारनाथ हर वक्त राजनीति के केंद्र में रहा है मुद्दा, चाहे वो पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ पंडा, तीर्थ पुरोहित, तमाम जो स्थानीय हक हकूकदार हैं वो अपने मुद्दों को लेकर केदारनाथ में आए दिन धरना देते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी बद्रीनाथ में, और बल्कि बद्रीनाथ से ज़्यादा है केदारनाथ में चुनौतियां, क्योंकि बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान था वो पहले केदारनाथ में शुरू हुआ था। वहाँ तीर्थ पुरोहितों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अभी भी कुछ एक वर्ग है तीर्थ पुरोहितों का जो नाराज है केदारनाथ में। आए दिन वीडियो सामने आते हैं जब वहाँ के पंडा पुजारी सरकार के तमाम जो निर्माण कार्य वहाँ पर हो रहे हैं, जिस तरह से जेसीबी वहाँ पहुँच रही है, उसको लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल उत्तर भारत से बल्कि दक्षिण भारत के जो हिंदू सनातनी लोग हैं उनकी अगाध आस्था है बाबा केदार में। लिंगायत समुदाय सीधे जुड़ता है बाबा केदार से, इसलिए प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त मैसेज देने जरूर केदारनाथ पहुंचते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हों चारधाम यात्रा में, बाबा केदार में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या बहुत है, तो उस पर नजरें तो होंगी और राजनीति के केंद्र में बाबा केदार रहेंगे ही रहेंगे। ऊपर से एक नया मुद्दा उठा है दिल्ली में, बुराड़ी में, जो केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर बनाने का मसला था, उससे तो पूरी भाजपा और उत्तराखंड सरकार बैकफुट पर आ गई। किसी को समझ में ही नहीं आया कि कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है। जब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, जब जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस बात को कहा, तमाम धार्मिक जो संगठन है वो कहने लगे, पंडा पुजारियों ने आंदोलन केदारनाथ में शुरू कर दिया। न केवल उत्तराखंड बल्कि दिल्ली और तमाम दूसरे प्रदेशों में रहने वाले लोग इस पर कमेंट करने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, बाबा केदारनाथ धाम का कहीं और शिलान्यास कैसे हो सकता है। वो जो भी गफलत थी, मुख्यमंत्री वहां चले गए, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, वो क्या कोई असमंजस की स्थिति थी या कहीं पर समझने में त्रुटि हो गई सरकार से, इसलिए वो सब कुछ हो गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हुआ तो है ब्लंडर। अब इसका खामियाजा ये है कि कांग्रेस ने मुद्दा उठा लिया। उपचुनाव सामने है केदारनाथ का और कांग्रेस 24 जुलाई से जय गंगे जय केदार यात्रा शुरू कर रही है। हरिद्वार से शुरू होगी 24 जुलाई से और केदारनाथ तक चलेगी। और इस यात्रा के साथ वो तमाम मुद्दे उठाते चले जाएगी कांग्रेस जो केदारनाथ से जुड़े हैं। तो मुश्किल खड़ी होगी भाजपा के लिए, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये कांग्रेस की तैयारी चल रही है, बीजेपी को इन सभी मुद्दों से पार पाना है। अब मुसीबत यहीं तक नहीं है। केदारनाथ में एक छोटा सा संक्षेप में मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं तो केदारनाथ जो विधानसभा सीट है वहां का चुनाव बहुत दिलचस्प है। वहां पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं 2022 में शैला रानी रावत चुनाव जरूर जीती, लेकिन 36% के आसपास शैला रानी रावत को वोट मिले। दूसरे नंबर पर निर्दलीय रहे कुलदीप सिंह रावत, जो हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं केदारनाथ में और हर बार ताल ठोकते हैं, और इस बार भी वो चुनाव जरूर लड़ेंगे अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। टिकट बंटवारे को लेकर अभी आऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि निर्दलीय का खेल कितना बड़ा है।
केदारनाथ सीट पर। दूसरे नंबर पर रहे थे कुलदीप सिंह रावत पिछले 2022 के चुनाव में, और तीसरे पर मनोज रावत रहे थे जिन्हें करीब 20% के आसपास वोट मिला था। 22 पे थे कुलदीप रावत, 36 पर थी शैला रानी रावत। लेकिन दिलचस्प आंकड़ा यह है कि बद्रीनाथ में बागेश्वर उपचुनाव में जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन गया था चुनाव में, बागेश्वर भी बहुत मार्जिन रहा था, बद्रीनाथ तो जीत ही गया विपक्ष। केदारनाथ में भी वही होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था 2022 में वो चौथे नंबर पर रहा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण सीट होने वाली है विपक्ष के नजरिए से, क्योंकि यहां भी वही बद्रीनाथ वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का दखल जैसा बद्रीनाथ के इलाके में है वैसा ही केदारनाथ में भी है। तो वामपंथी दल केदारनाथ घाटी में भी सक्रिय हैं, ये आप ध्यान रखिए। 1 से 1.5% का वोट बैंक है कम्युनिस्टों का, दिखने में बहुत कम है। समाजवादी पार्टी का आधे % का पिछली बार का वोट शेयर रहा है। आम आदमी पार्टी का 8% रहा है। 8% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है। और आप 500 वोट भी अगर समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के खाते में जाएंगे तो इसका मतलब आप समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सत्ताधारी दल भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए अभी मंगलौर में क्या हुआ है। केवल 422 वोट से मंगलौर का चुनाव हारी है भाजपा। इसलिए इस 1% का महत्व भाजपा को पता होगा केदारनाथ में, कि समाजवादी पार्टी के 400 वोट क्या कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के 800 वोट क्या कर सकते हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल के 1200 वोट क्या कर सकते हैं, और एक इंडिपेंडेंट जो कि 5 इंडिपेंडेंट पिछली बार लड़े थे उनके 200, 600, 500 वोट क्या कर सकते हैं, और जो निर्दलीय हैं कुलदीप सिंह रावत उनका क्या रुख रहेगा, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। ये तो वहाँ का गणित है जो इंडिया अलायंस के पक्ष में जाता दिख रहा है। मैं अभी किसी की जीत का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बद्रीनाथ का इक्वेशन था वही केदारनाथ में भी होने वाला है इंडिया अलायंस के लिए। इसलिए कांग्रेस को ये लगता है कि इस किले को भी फतह कर सकती है कांग्रेस उपचुनाव के। अब भाजपा के लिए समस्या यही नहीं है। अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है टिकट का क्या होगा। कुलदीप सिंह रावत जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में, और वो ये बताया जाता है, पार्टी के भीतर के सूत्र हमें बताते हैं, वो इस वादे के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं कि वो अगला चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे बीजेपी की ओर से केदारनाथ का। लेकिन पहले इसी बीच ये अनहोनी हुई, शैला रानी रावत का निधन हुआ तो सीट खाली हो गई, उपचुनाव हो रहा है। तो कुलदीप सिंह रावत जो निर्दलीय चुनाव लड़ते आते हैं केदारनाथ से, वो बीजेपी में टिकट के प्रमुख दावेदार हैं। अगर उन्हें पार्टी टिकट नहीं देती तो फिर किसे। अब टिकट बंटवारे पर बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ा हडल भाजपा के लिए होना है। ये बैटलफील्ड तो बाद में आएगा चुनाव का, जब डिक्लेयर होगा। चुनाव में तो बाद में जाना है, पहले प्रत्याशी का चयन है, वो कैसे करेगी बीजेपी। अगर बीजेपी का इतिहास देखें तो उत्तराखंड में परंपरा भाजपा की ये रही है कि किसी भी नेता के निधन के बाद टिकट परिवार को ही जाता है, बीजेपी परिवार को ही टिकट देती आती है। अब आप चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत को देखें, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। हरबंस कपूर का निधन हुआ, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। और अभी बागेश्वर में देख लें, चंदन रामदास जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनका निधन हुआ, उनकी पत्नी को टिकट मिला। यानी कि परिवार में ही बीजेपी टिकट देगी, ये तो तय है। लेकिन एक ट्विस्ट यहां पर भी है, बीजेपी ने परिवार को तो टिकट दिया है लेकिन पत्नियों से बाहर नहीं गए। जिस भी नेता की डेथ हुई है उसकी पत्नी को टिकट भाजपा ने दिया है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है, क्योंकि जब हरवंश कपूर का निधन हुआ तो उनके परिवार में बेटे को टिकट मिलना चाहिए, इस बात की चर्चाएं हुई, और बेटा दावेदार भी था। प्रकाश पंत के मामले में भी भाई को टिकट मिलना चाहिए, उनके भाई टिकट की दौड़ में थे, लेकिन बीजेपी ने पत्नी पर विश्वास जताया। नहीं, अगर कोई नेता का निधन हुआ है, पहला हक उनकी धर्म पत्नी का बनता है, ये भाजपा करती आई है। और यही बागेश्वर में भी हुआ। चंदन रामदास उनके सुपुत्र टिकट के दावेदार थे। परिवार कोशिश कर रहा था कि पुत्र को टिकट मिल जाए, लेकिन बीजेपी आला कमान ने कहा कि हमारी परंपरा रही है, अगर नेता का निधन हुआ है तो पहली पंक्ति में अगर कोई परिवार से आता है तो वो पत्नी है।
अब इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि जो सिंपैथी का वोट है वो शायद पत्नी को ज़्यादा मिले, ये एक अलग विषय है, चर्चा का विषय है। लेकिन बीजेपी ने परिवार में पत्नी को तवज्जो दी है। लेकिन यहाँ इस बार शैला रानी रावत के परिवार में दावेदार बेटी है, ऐश्वर्या रावत। क्या बीजेपी उस परंपरा को तोड़ेगी जो परिवार में बेटी को टिकट दे दिया जाए, इससे पहले नहीं दिया गया है? तो इस बार बड़ा दिलचस्प मामला है। क्या ऐश्वर्या रावत, जो कि सक्रिय नजर आ रही हैं और ये कहा भी जा रहा है कि वो शायद टिकट की दावेदार हैं, तो क्या बीजेपी बेटी को टिकट देगी? अगर नहीं देगी तो बीजेपी के लिए मुसीबत बहुत सारी खड़ी होने वाली हैं। शैला रानी रावत तो गुजर गई, उन्होंने जो केदारनाथ विधानसभा में काम किया है, जो भी उनके काम रहे हैं, पार्टी के काडर वोट से हटकर पिछले कुछ दिनों में जो भी समय गुजरा है उनका विधायकी का, वो वहाँ की एक जनप्रतिनिधि रही हैं। उन्होंने कुछ लोग अपने भी जोड़े होंगे, वो लोग आहत हो जाएंगे। परिवार तो होगा ही, लेकिन इसका मैसेज गलत जाएगा। तो क्या वो वोट बैंक खिसक जाएगा अगर परिवार में बेटी को टिकट भाजपा नहीं देती? एक तो दिक्कत ये है। दूसरी, अगर ऐसा न हो, बेटी को भाजपा टिकट न दे, कुलदीप सिंह रावत को टिकट दे दिया जाए, तो क्या कांग्रेस पीछे से बेटी को टिकट तो नहीं थमा देगी? यह भी हर्डल है बीजेपी के लिए। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जो मनोज रावत हैं वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं और कांग्रेस के हर मुद्दे पर वो खड़े रहते हैं। मुखरता से केदारनाथ के मुद्दों को उठाने में कोई सानी नहीं है मनोज रावत का। पिछला चुनाव वो हार गए, लेकिन ये माना जाता है कि उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक जमीन अपनी तैयार की है केदारनाथ सीट में, इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी तो मनोज रावत ही होंगे। लेकिन ये चर्चाएं अब सियासी गलियारों में चल रही हैं कि टिकट बंटवारे में बीजेपी क्या करेगी। और अगर कुलदीप सिंह रावत को टिकट नहीं मिलता तो ये भी कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय मैदान में कूद जाएंगे, वो बीजेपी छोड़ देंगे और अगर बेटी को टिकट मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो भी बीजेपी के लिए दिक्कत आने वाली है। तो कुल मिलाकर केदारनाथ का उपचुनाव बीजेपी के लिए शाख की लड़ाई है, नाक की लड़ाई है, कुछ भी कह लीजिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा जुड़ाव केदारनाथ से है, दूसरी तरफ अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए। अब केदारनाथ का जो हार है वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी बीजेपी, क्योंकि दुखती रग है जिसे बार बार विपक्षी दल दबा रहा है। अयोध्या का नाम बार बार लिया जा रहा है, अब बद्रीनाथ का नाम लिया जा रहा है और उसके बाद केदारनाथ का नाम लिया जाएगा, तो बीजेपी के लिए संकट बहुत है। इसलिए ताकत भाजपा को अब लगानी होगी केदारनाथ में। और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, केदारनाथ में बीजेपी 2 बार जीती है, फिर और एक बार जीती है, बीजेपी की सीट रही है केदारनाथ। और मनोज रावत भी 2017 का चुनाव केदारनाथ से जीते हैं, कांग्रेस जीती है वहां, लेकिन चर्चा नहीं हुई कभी कि बीजेपी केदारनाथ का चुनाव हार गई। बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी जब कांग्रेस के टिकट से पिछला चुनाव जीते, महेंद्र भट्ट चुनाव हार गए, तो कोई चर्चा नहीं हुई देश में कि बद्रीनाथ हार गए साहब या केदारनाथ हार गए। लेकिन इस दफा मामला कुछ और है। जब से अयोध्या हारी है भाजपा, तब से ये तमाम जो धर्म स्थलों से जुड़े हुए विधानसभाएं हों, चाहे लोकसभा सीट हो, वहां अगर हार हो रही है तो बीजेपी को जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसे में केदारनाथ की हार, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में बीजेपी किस तरह टिकट का बंटवारा करेगी, कौन प्रत्याशी का चयन करेगी। और कांग्रेस ने तो लड़ाई अभी से शुरू कर दी है, वो तो यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये सब भविष्य के गर्भ में है। इलेक्शन कमीशन संभवतः नवंबर या दिसंबर में चुनाव कराएगा, तब तक क्या राजनीतिक माहौल और बनता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।